taking the discussion forward. It is my great honor to introduce our distinguished next speaker. He has been a forefront of extensive research and has made substantial contributions to the field. We look forward to gaining valuable insights during his presentation about polycystic ovaries and gut. Please join me in extending a warm welcome to Dr. Iftikhar Sadique, please. Sir, please come up to the stage. मुझे यहीं खड़े होना है Thank you very much. PCO is a very common topic. आप बहुत सारे सोच रहे होंगे कि why am I here and talking about PCO? But today I'm taking to a new journey of PCO. Probably मेरा काम काफ़ी आसान कर दिया सिराजुद्दौला साहब ने और कुछ मैडम ने. But the PCO is, although very common, but it is poorly understood disease so far. इसकी जर्नी शुरू होती है PCO की 1935 से, when Stein and Leventhal ने पहली दफ़ा इसका मैन्युस्क्रिप्ट प्रिंट किया और उन्होंने मुश्किल से 13 या 14 पेशेंट्स का मैन्युस्क्रिप्ट दिया था. उसके बाद PCO का जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ना शुरू होते चले गए. 1992 में फर्स्ट टाइम इसको टर्मिनोलॉजी दी गई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़. उससे पहले ये स्टाइन लेवेंथॉल सिंड्रोम के नाम से जानी जाती थी. और ये इस पे तवज्जो इसलिए दी गई कि द इंसिडेंस एंड द नंबर ऑफ पेशेंट्स वर इंक्रीजिंग रैपिडली फ्रॉम सिंस 1935 टू 1922. सो ये एक स्टडी इसकी प्रेवलेंस की हुई है लाहौर में शेख ज़ायद हॉस्पिटल में. बुक्स में अगर आप देखें, लिटरेचर में देखें तो इसका इंसिडेंस इज़ ऑलमोस्ट 9 to 10%. बट ये 2015 में इस इंसिडेंस हैज़ गॉन अप टू 52% और प्रॉबली इट इज़ राइजिंग. सो यही इस वक्त एक क्वेश्चन है कि वाई इट इज़ राइजिंग and what to do with PCO. PCO is not as simple कि आप उसको diagnose करें PCO and you start with inducing the patients with ovulation and induction medicines. PCO is something beyond the infertility. PCO आपको पता है कि नॉर्मली प्रेजेंटेशन है उसकी menstrual irregularities, polycystic ovarian morphology and ultrasound, obesity, glucose intolerance and all this. But एक चीज़ जो हमेशा पजल करती रही डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को, कि एक कॉमन पिक्चर पेशेंट्स PCO के पेशेंट्स में नहीं मिलती. PCO के पेशेंट्स दे कम अप विद PCO एंड दे हैव डिफरेंस ऑफ सिम्टम्स. किसी में menstrual irregularity है तो ओबेसिटी नहीं है, ओबेसिटी है तो हाइपरएंड्रोजनिज्म नहीं है, PCO मॉर्फोलॉजी है तो नहीं है. तो ये जो वेरिएशन इन कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स थी इसने पजल किए रखा सारों को. और उसी वजह से एक यूनिफाइड डेफिनेशन PCO की बनी नहीं पाई. 92 से हुई शुरू डेफिनेशन बनना, 93, 99, फिर रॉटरडैम 2003, and 2010 NHS and 2018 very recently ASHRAE. Still we were not able to define PCO क्योंकि हमें PCO की समझ ही नहीं आई कि PCO है क्या. But in last 4-5 years now the light been thrown into PCO etiology और अब हमें समझ आनी शुरू हुई है और उसी पे एक्चुअली मैं आपसे बात करने लगा. हम ये समझते रहे कि ये हाइपर एंड्रोजनिज्म, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेंस्ट्रुअल इश्यूज ये सारे PCO के साथ हैं. लेकिन बाद में ये पता चला कि देयर इज सम अननोन फैक्टर बिहाइंड. उसकी वजह से PCO भी हो रहा है, हाइपर एंड्रोजनिज्म भी हो रहा है, ओबेसिटी भी हो रही है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी हैं. इट इज़ नॉट द PCO टू बी ब्लेम्ड. इज देयर सम अदर फैक्टर along with PCO you can see other signs and symptoms, and what is that factor? और उसके पीछे फिर भागना शुरू हुए साइंटिस्ट. एंड 2006 में पहली बार एक सर्टिफाइड एक accredited theory of PCO के बारे में आई. And they said PCO is genetically determined and whose clinical and biochemical changes depend on the interaction between genetic and environmental factors. So PCO is a combination of genetic factors and environmental factors.
Again, this is a class of epigenetics. जो डॉक्टर सिराजुद्दौला ने भी कहा, epigenetics is a new medicine, इसको 8-10 साल हुए हैं और इसमें बहुत सारी मेडिसिन डिजीज़ इसके घेरे में आती जा रही हैं. एंडोमेट्रियोसिस इज़ वन ऑफ दैम, जो कि हमारे इंटरेस्ट की है. This PCO and almost all cancers, they are coming under the heading of epigenetics. So these two factors, genetic factors and environmental factors. लेकिन genetics इसके different है PCO की. It is not like Mendelian disorders. ये chromosome disorder नहीं है कि chromosomal aneuploidy नहीं है इसमें. Monogenetic disorder भी नहीं है like thalassemia या ऐसे जिसमें एक जीन खराब है और it will go on generations. इसमें DNA के through transfer नहीं है. It is not transferred by DNA. It is inherited through surprisingly non-coding DNA. यही जो सिराज साहब बता रहे थे, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, काम मेरा काफ़ी आसान कर दिया उन्होंने. बट व्हाट इज़ non-coding DNA? ये एक पिक्चर देखिए, इसमें पॉइंटर कहाँ से होगा? एनीवे यहीं से चले. अच्छा, इसमें आप दो रीजन्स देख रहे हैं. वन इज एक्सॉन एंड द अदर इज इंट्रॉन. ये सब डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंसेस हैं एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ डीएनए. जो एक्सॉन्स हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. जो एक्सॉन्स हैं ये कोडिंग रीजन्स हैं. यहाँ डी एक जीन है जो फिक्स है, जीन प्रिंट है, और ये ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, देन ऑन एंड देन ऑन. These introns, these are non-coding regions of DNA. ये ट्रांसफ़र नहीं करते हैं characteristics को. They provide a linkage between two exons, but still, क्योंकि ये खुद DNA sequence तो है ही, तो फिर ये non-coding क्यों है? Why they are not coding? Coding के लिए you need methylation. जैसे उन्होंने कहा, methylation होगी, इन न्यूक्लिक एसिड के साथ मिथाइल ग्रुप लगेगा, they will become new codes. जैसे आप कंप्यूटर में एक नया कोड डाल दें, तो जब, और ये इन पे कोड डेवलप होता है, लेकिन ये उस जनरेशन में होता है, उस एक इंसान में होता है, और दिस कोड entirely depends upon the environment that person is facing. But when this DNA replicates to sperm or a gamete, ये स्लेट की तरह साफ हो जाता है. इंट्रॉन्स की कोडिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. इट इज़ नॉट रेप्लिकेबल, बट ओनली एक्सॉन्स, द जो परमानेंट कोड है वो रेप्लिकेट करता है. सो व्हेन द zygote is formed, if mother is having these introns और उसकी मिथाइलेशन हुई हुई है, उन पे न्यू कोड्स हैं, बट व्हेन गैमेट इज फॉर्म्ड, व्हेन द zygote is formed, ये साफ हो जाएंगे स्लेट की तरह. तो zygote will have fresh clean introns, non-coding DNA. बट अगर वो भी फेस करता है ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें उसकी मिथाइलेशन होगी, तो इन इंट्रॉन्स की नए सिरे से मिथाइलेशन शुरू हो जाएगी एंड दे विल फॉर्म ए न्यू कोड. एंड इन पीसीओ you see this maternal phenotype, if mother is PCO and unoptimized, she is active PCO patient, उसके अपने phenotypes हैं जो इस इंट्रॉन्स में हैं, but her embryo is formed उस maternal physiology की वजह से, उसकी obesity की वजह से, उसके hyperandrogenism की वजह से, उसके zygote के ये इंट्रॉन्स जो हैं इस पे नए कोड्स बनेंगे, and that baby will be delivered with the codes to have PCO in future. And जब उस बच्चे को environment मिलेगा favorable, तो वो कोड्स एक्टिवेट हो जाएंगे and they will start producing proteins, and फिर वो भी एक नया PCO का एक इंडिविजुअल सामने आएगा. अब PCO से लिंक्ड ये तकरीबन मोर देन 100 कोड्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं इस तरह के, जो कि फिनोटाइप डेवलप करते हैं PCO की. एंड दीज codes, which are new codes, I told you, which cannot be replicable, they are more than 100 and they can be found on every organ. और हमारे interest में जो organs हैं, anterior pituitary, granulosa cell and antral follicles, they are found everywhere. ये जो codes हैं ये एक individual में हैं, दूसरे PCO में different हो सकते हैं, but more than 100 codes are found which are new in that patient because of the PCO mothers.
ये तो जेनेटिक होगी इनहेरिटेंस. सो जेनेटिक में जो लेसन ये है कि इट इज़ नॉट डीएनए थ्रू डीएनए, इट इज़ न्यू कोड फॉर्म्ड एट व्हेन देयर इज एम्ब्रियो, व्हेन यू आर एम्ब्रियो फ्रॉम द मैटरनल फिनोटाइप. तो सेकेंड, अब इस नए कोड को करंट चाहिए बाहर आके, जब ये बेबी डेवलप करेगा, जब बर्थ हो जाएगी, उस कोड को भी फिर कुछ चाहिए आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए. सो देन इट कम्स द एनवायरनमेंट which activates those codes, and those codes start producing bad proteins. So 3 major environmental factors which are linked with PCO now. One is diet, other is endocrine disrupting chemicals, just madam has elaborated this, and then the very important circadian cycle disruption. मेरा चूँकि ताल्लुक इस पर डाइट से है, मैं बाकी दो पे बात नहीं करूँगा टाइम की कमी से, but circadian cycle rhythm is also very important. So, but out of these 3, diet is recognized as one of the most important and major contributor to growing prevalence of PCO globally. As I told you, it has gone up to almost 55%, and diet is the major role. Diet करती क्या है? What is the role of diet? Diet ने क्या काम खराब करना है? That is important. एक नई टर्म है, एक एक्रोनिम है, डॉगमा, dysbiosis of gut microbiome. What is this? I tell you. Before that, human microbiome, इसको किसी ने तवज्जो नहीं दी हुई थी कुछ अर्से तक, but it is now of paramount importance. This microbiome is your first army to defend, not like our army. It is your first army to defend, and this microbiome is a community of microorganisms that can usually be found living together in given habitat or ecosystem. These are the number of bacteria that is usually found in human microbiome, human gut. But these सारे ये जो बैक्टीरिया हैं, ये different concentration में मिलेंगे different individuals में. सारे एक जैसे नहीं है. मेरी जो microbiome की concentration है, वो आप में किसी और से different होगी. But होंगे यही 6-7. So this difference of microbiome population, person to person, is known as diversity, and we call it alpha diversity. अब ये डाइवर्सिटी देखें इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसमें लैक्टोबैसिलाई विच इज़ ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, इट इज़ द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया फाउंड इन फीमेल्स. इवन दिस इज़ फाउंड इन एंडोमेट्रियम, इट इज़ फाउंड इन वेजाइना. अब तो हम IVF के लिए अगर रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर है तो वी लुक फॉर द लैक्टोबैसिलाई इन द एंडोमेट्रियम. Whereas in males, this is the 4th bacteria, which is Prevotella, which is in more abundance in males as compared to in females. अगर आप switch कर देंगे, Prevotella female की gut में ज़्यादा हो जाएगा, lactobacilli कम हो जाएगा, that lady will start producing testosterone. That is so much important role of human microbiome. The gut microbiome, they are gut now, you know, it is now known as second brain of the body. कैसे वो मैं भी आपको बताता हूँ, क्योंकि it regulates the physiological functions both ways, neurologically, endocrinologically. माइक्रोबायोम का PCO से जो ताल्लुक, पहली दफ़ा वो 2012 में एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी थी जिन्होंने कहा कि yes, this dysbiosis is the pathogenesis of PCO. And what is dysbiosis? Dysbiosis का मतलब ये है कि आपके जो बैक्टीरिया है नॉर्मली जो आप हार्बर कर रहे हैं इंटेस्टीन में, वो चेंज हो जाएं और किसी और क्लास में चले जाएं जो नॉर्मली आपकी बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए, यानी बैक्टीरियॉइड्स हो जाएं, लैक्टोबैसिलाई कम हो जाएं, तो दैट इज़ नोन एज dysbiosis. So dysbiosis, which is the first step towards the pathogenesis of polycystic ovarian disease. एक बड़ी अच्छी स्टडी हुई 2012 में, उन्होंने रैट्स के रैट्स लिए, उनको PCO में कन्वर्ट किया बाय गिविंग देम लेट्रोजोल. इट इज़ नोन एज लेट्रोजोल रैट मॉडल. उनको इतनी लेट्रोजोल दी गई कि उनकी ओवरीज जो हैं वो पॉलीसिस्टिक हो गई. फिर उन्होंने उनके गट से बैक्टीरिया को सस्पेंड किया, निकाला, फिल्टर किया, एंड दे ट्रांसफर्ड or transplanted those bacteria into healthy rats, and those healthy rats developed PCO just by having abnormal bacteria in their gut, and those bacteria came from PCO rats. Not only this, उन्होंने इन्हीं unhealthy rats को healthy rats के साथ co-house किया, एक ही पिंजरे में रखा. healthy rats ज़्यादा थे, unhealthy rats कम थे, तो healthy rats की जो feces थी
अनहेल्दी रैट्स के खाने से वो भी ठीक हो गए। तो इट इज़ नाउ इट इज़ नोन एज फीटल माइक्रोबियल ट्रांसप्लांटेशन, और इस पर रिसर्च हो रही है कि इसको एज ए मेथड ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ किया जाए इन PCO पेशेंट्स। सो दैट इज़ हाउ PCO इंड्यूसेस। जब ये हुआ, ये रैट वाला एक्सपेरिमेंट हुआ 2012 में, तो उसके बाद फिर रिसर्च का तूफान आया, फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी शुरू की, तो तकरीबन अब तक 13 लार्ज स्टडीज़ हुई हैं, और उनका जो मेटा एनालिसिस है दैट सेज PCOS is associated with shift in overall composition of gut microbiome, which is dysbiosis. The shift in diversity triggers PCO. Diversity, I told you, change from one class of bacteria to another class. There is also shift of vaginal microbiome, not only the gut. When there is a dysbiosis, it is everywhere, in the gut, in mouth, in vagina, in endometrium. So most human PCO trials have demonstrated an increased abundance of bacteroids. ये वो बैक्टीरिया हैं जो PCO कॉज कर रहे हैं, नॉर्मली पाए जाते हैं, लेकिन देयर abundance has gone up. Bacteroids, Prevotella, जो कि मेल में ज़्यादा है, and decrease in lactobacilli species. So वो जो unknown factor जो मैंने पहले आपको बताया था, now it is known, it is dysbiosis, which is leading to subfertility, PCO, obesity, and all those PCO stigmas. अब एक और चीज़ हुई कि PCO, अब पता चल गया कि PCO नहीं कर रही ओबेसिटी, PCO बेचारी उसका हिस्सा है एक प्रोसेस का। वो प्रोसेस क्या है? डिस्बायोसिस, स्टार्टिंग में डिस्बायोसिस, ओबेसिटी, हाइपरएंड्रोजनिज्म, डायबिटीज, PCO एंड ऑल दैट, एंड इट इज़ नोन एज DOHAD साइकिल। एंड व्हाट इज DOHAD cycle? अब ये देखें, इफ एडल्ट इज सफरिंग फ्रॉम PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, शी विल गेट प्रेग्नेंट। इन यूट्रो नॉन कोडिंग DNA चेंज आएगी एपिजेनेटिक एम्ब्रियो में, द एम्ब्रियो विल डेवलप दोज जेनेटिक्स, दोज कोड्स। जब वो बच्चा पैदा होगा, फेस दोज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जब बड़ा होगा, एक्टिव पॉलीसिस्टिक होगा, और फिर जब खुद माँ बनेगी, एक अनदर साइकिल स्टार्ट्स। सो दिस इज नोन एज DOHAD, dysbiosis, obesity, hyperandrogenism and diabetes cycle. सो डाइट करती क्या है? डिस्बायोसिस का डाइट से लिंक क्या है? सो डिस्बायोसिस बेसिकली जो कुछ डाइट ऐसी हैं, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, जो कि डिस्बायोसिस कर रही है। गट से कुछ हार्मोन्स जिनका जिक्र किया सिराज साहब ने, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। GLP-1, पेप्टाइड टायरोसिन, ग्रेलिन, 5-hydrotripsylon, these are the hormones which are changed। और जब ये हार्मोन आगे जाते हैं ब्रेन को, दे एक्ट थ्रू वेगस नर्व। दिस इज अ डिस्बायोसिस, एबनॉर्मल हार्मोन प्रोडक्शन फ्रॉम द गट, एबनॉर्मल सिग्नलिंग टू द ब्रेन through the vagus nerve, and this is known as HP, hypothalamic pituitary gut axis. This is the new axis which is, and this is why gut is known as second brain of the body. अब कौन सी फूड है जो डिस्बायोसिस करती है? हाई फैट डाइट बैक्टीरियाइड्स को कम करती है, लैक्टोबैसिलाई को कम करती है, बैक्टीरियाइड्स को ज़्यादा कर देती हैं। क्लॉस्ट्रीडिया बैक्टीरियाइड्स जो हैं, दे आर एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन। फूड विद हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज इंक्रीज बैक्टीरियाइड्स। नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें हम प्रीबायोटिक्स में थोड़ा बताऊंगा, मुझे टाइम थोड़ा है। तो food rich in plant proteins and fiber 80 to 150 gram per day can reverse the dysbiosis. So since PCO की main pathogenesis is dysbiosis, इसका मतलब ये है PCO is reversible. You change the dysbiosis, you can reverse the PCO. अब फूड में ऐसा क्या है जो डिस्बायोसिस कर रहा है? क्या प्रॉब्लम है फूड के साथ कि आपकी डिस्बायोसिस हो रही है, बाकी चेन इवेंट्स हैं? दीज आर AGEs, दीज आर नोन एज एडवांस्ड ग्लाइकेटिक एंड सब्सटेंसेस, और भी हैं, दीज आर द मेजर फैक्टर्स। ये ग्लाइकेशन इज़ ए प्रोसेस जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल, प्रोटीन, लिपिड्स का, अमाइनो एसिड्स, कीटोन्स के साथ बाइंड करता है नॉन एंजाइमेटिकली। देयर इज़ नो एंजाइम इन्वॉल्व, and for this non-enzymatic binding you need very high temperature and dry temperature. Water molecule is दुश्मन है इस glycation का।
So this glycation is of two types, endogenous, exogenous. Endogenous glycation is a natural aging phenomena. जितनी ज़्यादा आपकी एज बढ़ती जाएगी आपके अंदर ग्लाइकेशन बढ़ रही है. कुछ एक्सोजिनस है जो कि आपकी फूड में होती है. तो जब आप AGEs लेते हैं तो ये आपकी ग्लाइकेशन प्रोसेस है, लेकिन आपकी बॉडी में कुछ सेज है, यानी वो रिसेप्टर्स हैं जो इसको डीएक्टिवेट भी कर रहे हैं. सो एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन का प्रोसेस साथ साथ चल रहा होता है. PCO में लिंक ये है कि PCO इज हाईली लिंक्ड विद दीज ग्लाइकेटिक सब्सटेंसेस जिन्हें हम एजेस कहते हैं. A single high age meal can result in endothelial dysfunction. A single meal can damage your endothelium if it is high in AGs. Excessive use, अगर आप regular use कर रहे हैं AGs का, you can have liver injury, liver fibrosis, proteinuria, kidney diseases, heart disease, and everything. And all these because of the presence of AGEs in your food. So this is the cycle. So diet rich in AGEs, worsening of PCO, and it can affect at the level of follicle. Your theca cells, your granulosa cells, they have been malfunctioning. So common foods with high AGEs, quickly. So मैंने जैसे कहा कि वो तमाम foods which are cooked at high temperature in the absence of water molecule, in the presence of glucose molecule, वहाँ पे glycation होगी and they will be high in AGEs. ये थोड़ी सी मैंने examples दी हुई हैं. तो ये एक simple सा सूल है, high temperature, dry heat, long duration of exposure and no water. Foods low in, ये एक लिस्ट है. अब एक छोटी सी मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ. अब मैंने देखा है आप लोग चिकन को इल्ज़ाम देते हैं जी PCO में चिकन ये वो, लेकिन लोगों को पता नहीं चिकन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. अब ये अगर देखें इसमें ब्रॉयल्ड चिकन, एक 100 ग्राम बॉयल्ड चिकन है, उसके अंदर एजीज की मिकदार 1100 है. 100 ग्राम का बॉयल्ड वाटर कुक्ड चिकन उसकी 1100 है. बट द सेम अमाउंट ऑफ चिकन व्हेन इट इज़ ब्रॉयल्ड द अमाउंट ऑफ एजी इज 6000. So it is not the chicken which to blame you. It is basically the pattern of cooking जिसको आपको blame करना है. Chicken का कोई मसला नहीं है. So it is the pattern of cooking. And you can search on internet what are these AGs और उनको कैसे avoid करना है. So summary, PCO is an environmental mismatch disorder. In utero इसकी alteration शुरू हो जाती है. ये हमें कि PCO की mothers के बच्चे जो हैं उनको PCO क्यों हो रहा होता है. लेकिन आप ये भी देखते हैं कि अगर एक बहन को है तो 3 बहनें नॉर्मल हैं, क्योंकि ये DNA टू DNA नहीं है, इसलिए आपको इसका कोई बाकी ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स नहीं होता. अब ट्रीटमेंट, फिर PCO का अब ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए. 2018 बार्सिलोना में एशरे केम अप विद द ट्रीटमेंट एंड सेड दैट PCO की पेशेंट दे शुड ऑप्टिमाइज PCO फर्स्ट एंड दे शुड डेफर द प्रेगनेंसी. Obese women with PCO delay infertility therapy and pursue lifestyle modification. सिर्फ इसलिए कि अगर आपने उनकी PCO ठीक नहीं की, उसको optimize नहीं किया, reverse नहीं किया, you will have another PCO patient. So this is a cycle that every physician who is treating PCO should adopt. Diagnosis, improved communication with the patient, उसको बताएं कि theory क्या है, अब PCO के बारे में हम क्या जानते हैं, food का क्या रोल है, आपको optimize कैसे करना है, and फिर pregnant होना है. Forget about pregnancy till you optimize your PCO. By lifestyle modification, 70% of obese patients improve PCO and conceive naturally, and 50% PCO lean patients conceive naturally. So what are the treatment options in PCO? Number 1, lifestyle modification. These are the lifestyle. अब medicines कौन सी देंगे हम? Prebiotics and probiotics. There is no evolution induction. What are the prebiotics? ये तमाम prebiotics are the foods. वो foods हैं जो आप खाएं तो आपके जो gut के बैक्टीरिया हैं वो favorable हो जाएं, वो आपका dysbiosis ना होने दें, lactobacilli या आपके जो friendly बैक्टीरिया हैं उनको वो बेहतर करें. ये वो फूड हैं जो डाइजेस्ट नहीं होती. इनका करेक्टरिस्टिक ये है, दे आर नॉन डाइजेस्टेबल, दे डोंट ऑल्टर द pH ऑफ द स्टमक एंड दे जस्ट पास इट ऑन एंड बट दे इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द बैक्टीरिया एंड जनरली दे आर शुगर फ्री. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो प्रीबायोटिक्स हैं, वी कॉल देम प्रीबायोटिक्स.
एंड देन प्रोबायोटिक्स. प्रोबायोटिक्स लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आप एज ए मेडिसिन देते हैं, और वो आपके वही फेवरेबल बैक्टीरिया इन हाई क्वांटिटी एंड दे गो इनसाइड एंड दे टेक ओवर द प्लेस जहाँ पे उनको होना चाहिए, एंड दे गिव ऑल द बेनिफिट्स. प्रोबायोटिक्स के बहुत स्टडीज़ हुई हैं अब तक, और एक स्टडी मतलब ये उन्होंने की कि 8 से 12 हफ्ते देने तक high strains of all strains with a high number of lactobacilli in women with PCO, there is a significant decrease in plasma glucose and serum insulin level, significantly reduced hemostatic model, insulin resistance, improvement of lipid, modulation of inflammatory process. जब तक आप dysbiosis ठीक नहीं करेंगे, insulin resistance improve नहीं करेंगे, glucophage or metformin has no role to improve IR. Please mind it. ये उस ज़माने की बातें हैं जब हमें पीसीओ की पैथोजेनेसिस का पता ही नहीं था. ये पता था कि ये भी काम कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, बट अब हमें पता है कि अब पैथोजेनेसिस क्या है. मैं सिर्फ 4 केसेस आपको बताना चाह रहा हूँ. 2 चले, मैं फिर एक ही बताता हूँ. एक केस ये देखिए, दिस वन. She was married for 16 years, primary infertility, living together, first visit March 2021. Menstruation always withdrawal, longest amenorrhea 5 months. Initial weight was 78 kg when she came and BMI was 30. She was hypothyroid since 2010. Ovarian volumes were high. इसकी लेप्रोस्कोपी हुई, इसकी अब हुआ क्या इसके साथ साथ, इसकी ओवेरियन हाइपोस्टिमुलेशन हुई, ICSI अटेम्प्ट हुआ, कॉल ऑफ. लेप्रोस्कोपी हुई, बायलैटरल स्पिलेज मिला, ओवेरियन ड्रिलिंग की, नो सक्सेस. 3 IU अटेम्प्ट्स 2016-15 अनसक्सेसफुल. 2016 ICSI attempted, unsuccessful. She reduced weight and she conceived in 2023 after 16 years. 16 साल उसकी ज़िंदगी के. ये तालियां बजाने की बात नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है. We are wasting our patients' life by giving them ovulation inductions, giving them IUIs, and unnecessary IVFs. बस यही मेरा आज का था. टाइम ख़त्म हो गया. थैंक यू वेरी मच. सर एक मिनट रुकिए. Thank you so much, sir. It was indeed an enlightening talk. I would request Dr. Asma to please come up to the stage to present souvenir to Dr. Iftikhar Sadique. Please. Sir, इधर आ जाइए. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉक थी. मुझे मजबूरन इनको इशारा करना पड़ा, इसलिए कि प्रोग्राम आगे भी चलना होता है, और ये बहुत ही सुपर टॉक थी. बहुत बहुत